आज हम बुजुर्गों में गिरने की समस्या या फॉल इन एल्डरली के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील है। मैं एज ए एसआर जेनेटिक मेडिसिन एम्स दिल्ली में काम कर रहा हूँ। बुजुर्गों में गिरने की समस्या की गंभीरता इस स्टडी से पता चलती है कि इंडिया में हर साल 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, हर 3 में से 1 बुजुर्ग हर साल गिरते हैं। वहीं 75 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हर 2 में से 1 बुजुर्ग गिरते हैं। वहीं 80 से ज्यादा हर बुजुर्ग हर साल गिरते हैं। बुजुर्गों में गिरना इतना कॉमन क्यों है? इसके कारणों की लिस्ट लंबी है। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो उम्र के साथ आते हैं। इसमें सबसे पहले विजन, जो कि उम्र के साथ साथ कम होने लगता है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को सेंस करने की क्षमता कम होने लगती है। बीपी को रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। कुछ पेशेंट स्पेसिफिक रीजंस भी होते हैं, जैसे कि डिमेंशिया या फिर भूलने की बीमारी होना, उसमें गिरने की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा पार्किंसन नाम की बीमारी होती है जिसमें पेशेंट को गेट की दिक्कत आती है, जिसमें पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है, काम करने की स्पीड कम हो जाती है। उसके अलावा स्टिफनेस बॉडी में लगता है, खड़े होने पे बीपी गिरने लग जाता है या फिर शरीर में कंपन महसूस होता है। उम्र के साथ पेशेंट को जोड़ों में भी दिक्कत आने लग जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि घुटनों में दर्द होने लग जाता है, एंकल्स में पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्ट्रोक या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लकवा मारने की दिक्कत भी हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर आम भाषा में कहें तो नसों की दिक्कत आती है, जिसमें पेशेंट को जो भी फ्लोर या फर्श होता है वो महसूस होना बंद हो जाता है। उसे लगता है कि वो कॉटन या गद्दे पे वॉक कर रहे हैं। चलते चलते अपने आप चप्पल खुल जाती है या फिर चप्पल खुलती है तो पता नहीं चलता है। इसके अलावा जैसे कि पैरों में झंझनाहट या फिर टिंगलिंग महसूस होने लग जाती है। कुछ ऐसे भी कारण हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं, जैसे बुखार का हो जाना या फिर कोई इन्फेक्शन होना, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन। उसकी वजह से पेशेंट को शरीर में नमक का कमी हो जाता है या फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है और गिरने की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा बात करें तो एनीमिया या फिर खून की कमी होना या फिर बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ चलना, जैसे कई बुजुर्ग हमने देखे हैं जिनकी 5-5, 6-6 दवाइयाँ एक साथ चलती है। कई बार तो 10-10 मेडिकेशन भी एक साथ लेनी पड़ती है। उनमें बहुत सारी दवाइयाँ साइको एक्टिव या फिर जो नींद को बढ़ाती है या फिर ब्रेन पे काम करती है वो होती है, उसकी वजह से समस्या बढ़ती है। बीपी को रेगुलेट करने वाली हार्ट की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ या फिर जिससे पेशाब ज़्यादा बनता है वो दवाइयाँ। उसके अलावा कई मरीजों को पेशाब की दिक्कत भी होती है, जिसकी वजह से उन्हें वॉशरूम में भाग के जाना पड़ता है या फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। इन कारणों के अलावा अगर हम बात करें, ये सारे कारण थे जो पेशेंट से रिलेटेड थे। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बेड की हाइट बहुत ज़्यादा होना या फिर जो चटाई है उसका लूज होना, जो उसकी फर्श के साथ अच्छे से पकड़ न होना, वायर या फिर जो तार होते हैं वो इधर उधर फर्श पे बिखरे रहना, फर्श का बहुत ज़्यादा गीला होना या फिर बहुत ज़्यादा चिकना होना, या फिर हम बात करें बाथरूम में पानी का ठहराव होना या फिर चिकनापन ज़्यादा होना। कुछ केसेस में रेलिंग होता है वो लूज होती है या फिर काफ़ी हाइट ज़्यादा होती है, कम होती है, उसकी वजह से भी गिरने की समस्या बढ़ सकती है। अगर कई बार घर में हमने देखा है कि सीढ़ियाँ भी होती है, तो सीढ़ियों में कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है या फिर जो स्टेप लेंथ होती है उसका साइज अनइवन होता है, उसकी वजह से भी गिरने की समस्या बढ़ती है। तो कई बार रोड उबड़ खाबड़ होती है, उसकी वजह से गिरने की समस्या बढ़ जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि फॉल प्रिवेंशन या फिर बुजुर्गों में गिरने की समस्या को कैसे रोका या कम किया जा सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी कदम होता है स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनमें गिरने की समस्या हो सकती है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंडरलाइंग कोज को भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। इसको कैसे किया जा सकते हैं और इसको किस में करना चाहिए, तो जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन, जहाँ पे जेरियाट्रिक स्पेशलिटी बहुत आगे तक बढ़ गई है, वो रिकमेंड करते हैं कि जो कोई भी बुजुर्ग जिनमें 2 या 2 से अधिक बार गिरे हैं या फिर गिरने की वजह से चोट लगी है या फिर कोई भी बुजुर्ग आके बोल रहा है कि उन्हें चलने में परेशानी हो रही है, बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, तो उनको हमें स्क्रीन करना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास पहले से प्री निर्धारित टूल्स होते हैं, जैसे कि टग स्कोर, चेयर राइज टेस्ट और ऐसे लंबी लिस्ट है जो टेस्ट हम रन करते हैं पेशेंट के ऊपर अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड। कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जैसे जो पेशेंट अपने खुद के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि SIB क्वेश्चनियर
इसमें 12 क्वेश्चन होते हैं जो पेशेंट को यस या नो में आंसर देना होता है। जो उसका स्कोर आता है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि रिस्क ज़्यादा है कि कम। अगर रिस्क ज़्यादा आती है तो उसे डॉक्टर को विजिट करना होता है। स्क्रीनिंग के बाद में जो स्टेज आती है और डिटेल इवेल्युएशन की, उसमें हम डिटेल में हिस्ट्री पूछते हैं, एग्जामिन करते हैं और कुछ बैलेंसिंग टेस्ट वापस से रन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कौन से रीजन की वजह से फॉल हो रहा है। सो मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक बुजुर्ग है जो बेड पे रात को सो रहे हैं, उनकी अचानक से आंख खुलती है और उन्हें पेशाब के लिए वॉशरूम जाना है। वो चलना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वॉशरूम के पास पहुंचते हैं वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद में थोड़ी देर बाद उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि उन्हें राइट साइड में पेन हो रहा है, हिप एरिया में। तो वो थोड़ा जोर से आवाज़ लगाते हैं तो दूसरे कमरे से या फिर दूसरे रूम से उनके परिवारजन आते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो पता चलता है कि उनमें हिप फ्रैक्चर हुआ है और उसके लिए फिर आगे का ट्रीटमेंट होता है। जब एज ए जेरेट्रिशियन हम उन्हें विजिट करते हैं तो डिटेल में कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और फ्रैक्चर क्यों हुआ। जैसे कि बात से पता चल रहा है कि वो उन्हें बेहोशी आता है। सो बेहोशी में जनरली हमें मिलता है कि सिनकपी होता है। इस सिनकपी का कारण जनरली ये होता है कि जैसे ही पेशेंट खड़ा होता है या फिर चलते हैं तो पोस्टरल हाइपोटेंशन या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, मतलब खड़े होने पे पेशेंट का बीपी गिरता है। उसके अलावा इस केस में अगर हम बात करें तो वो एक सीजर या फिर एपिलेप्सी का कंडीशन भी हो सकता है अगर वो बार बार हो रहा हो। सो हम उसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसका अकॉर्डिंगली प्लान बनाते हैं। सो जो भी कारण मिलता है उसके हिसाब से हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट को गेट या फिर बैलेंसिंग में दिक्कत है या फिर स्ट्रेंथ में दिक्कत है तो उसके लिए कुछ टेस्ट रन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपोनेंट में दिक्कत आ रही है। हमारे पास कुछ मशीन होती है ट्रेन करने की, तो उससे हम पेशेंट की बैलेंसिंग और गेट इम्प्रूव करते हैं और जब इम्प्रूव हो जाता है तो हम उन्हें होम बेस्ड या फिर कम्युनिटी बेस्ड एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। बट कई केसेस में जैसे वीकनेस इम्प्रूव नहीं हो पाती है या फिर टाइम लेती है तो उस दौरान हम कुछ असिस्टेड डिवाइसेस प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि केन है, वॉकर है, जिससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और जो मसल वीकनेस आता है वो कंपेरेटिव कम होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जैसे विजन का प्रॉब्लम हो तो विजन को असेस करते हैं। तो जनरली जो दिक्कत आती है वो रिफ्रैक्टिव एरर होती है, उसके लिए मल्टीफोकल ग्लासेस जनरली पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा बहुत ही कॉमन कारण कैटरेक्ट है, जिसे मोतियाबिंद विदेशी भाषा में कहते हैं, या फिर ग्लूकोमा है। उसके लिए हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं और अकॉर्डिंगली सर्जरी प्लान करते हैं। अगर उसके अलावा हम बात करें तो जैसे कि बीपी का गिरना या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं, इसमें जो भी अंडरलाइंग डिजीज होती है कॉमनली मिलता है कि डायबिटीज़ की वजह से या फिर प्राइमरी ऑटोनोमिक फेलियर के बहुत सारे रीजन होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। बट ट्रीट करने के अलावा हम मैनेज भी करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो रिवर्सिबल नहीं होती, तो उनको मैनेजमेंट के लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताते हैं। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें वो बुजुर्ग अगर कुछ स्टेप्स फॉलो करते तो उनमें गिरने की समस्या को रोका जा सकता था। अगर कोई किसी बुजुर्ग को खड़े होकर चलना है जिनको बीपी का दिक्कत है, तो जैसे वो सीधे सो रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले करवट लेना है, फिर 30 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद उन्हें बैठना है। बैठने के बाद में कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे कई बार बॉल को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि बॉल आपको एक्यूप्रेशर वाला बॉल को कंप्रेस करना है। अगर बॉल नहीं है और हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है तो उस केस में क्या करना है, ये हाथों को आपस में फिंगर्स को क्रॉस करके अच्छे से स्ट्रेच करना है, पूरा जोर से स्ट्रेच करना है, जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करना है। साथ में पैरों को भी बैठ के आराम से दोनों को आपस में पैरों को लेके अच्छे से टाइट स्ट्रेच करना है और साथ में ज़मीन पे जोर से दबाना है। ऐसा करने से बीपी गिरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और उसकी वजह से चक्कर या फिर गिरने की समस्या भी ऑटोमेटिकली कम होती है। तो ये सारी चीज़ें 3 स्टेप में करनी है। पहले करवट लेना है, फिर बैठना है, फिर चलना है और हर स्टेप पे एटलीस्ट 30 सेकेंड वेट हमें करना है। उसके अलावा अगर कभी कभी सिर्फ जो ये स्ट्रेचिंग है ये काम नहीं करती तो हम कुछ कंप्रेसिव स्टॉकिंग प्रिस्क्राइब करते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर प्रिस्क्राइब करते हैं
और कुछ केसेस में हमें कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बीपी गिरने का दिक्कत कम हो जाता है। तो बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। कुछ बुजुर्गों में दवाइयाँ काफ़ी कॉमन हैं और बहुत मात्रा में चलती है, जिसे हम पॉलीफार्मेसी भी कहते हैं। इसमें सबसे गिरने के कारणों में सबसे कॉमन है वो साइको एक्टिव ड्रग्स, या फिर जिनसे नींद ज़्यादा आती है या जो ब्रेन पे काम करती है, वो मेडिकेशंस है। सो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को नींद की दवाई कम से कम दी जाए और कम से कम ड्यूरेशन के लिए दी जाए या फिर बंद कर दी जाए। जो भी नींद की समस्या आती है उसके लिए हम स्लीप हाइजीन या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पेशेंट को सिखाते हैं और अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीपी की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे बीपी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनसे कम होता है। तो कोशिश करते हैं कि ऐसी दवाई प्रिस्क्राइब की जाए जिनसे बीपी का फ्लक्चुएशन कम हो। उसके अलावा हम ऐसे मेजर्स भी लेते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स जिनको बोलते हैं, वो भी लेते हैं, जैसे खाने के अंदर नमक को कम करना, खाने पीने का काफ़ी परहेज हम बताते हैं, जिसको डैश डाइट भी बोलते हैं, डेली वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज बताते हैं। उससे भी बीपी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। सिमिलरली हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो शुगर के पेशेंट्स को दी जाती है, तो कोशिश करते हैं कि ऐसी दवाई ना दी जाए जो सीधे तौर पे शुगर शरीर के अंदर कम करे। उसकी बजाय कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो शुगर की मात्रा को एक तय लेवल में बना के रखें। उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है, जैसे कि पेशाब ज़्यादा बनाने वाली दवाइयाँ, तो उसकी वजह से गिरने की समस्या बढ़ जाती है। हार्ट की दवाइयाँ होती है, उनकी वजह से भी गिरने की समस्या बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट्स को फिर हम बात करें तो पेशाब की दिक्कत आती है, यूरिनरी अर्जेंसी बोलते हैं या फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। सो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कीगल एक्सरसाइज होती है, उसके बारे में बताते हैं और कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अभी तक जो मेजर्स हमने लिए उससे गिरने की समस्या कम होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे मेजर्स भी ले सकते हैं जिससे हड्डी टूटने का रिस्क कम हो। तो उसमें आता है विटामिन डी का लेवल बॉडी में बना के रखना। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, और कई केसेस में क्या होता है, बोन काफ़ी वीक हो जाती है, जिसे ओस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। उसे डेक्सा नाम का टेस्ट रन करते हैं और उसकी वजह से अगर ओस्टियोपोरोसिस आता है तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। कई बार इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं और हड्डी टूटने का रिस्क काफ़ी 30 से 40% तक कम हो जाता है। सो ये हमारा आज का सेशन था। अगर किसी भी बुजुर्ग को गिरने की समस्या आ रही है या फिर उन्हें लग रहा है कि वो गिरेंगे जब भी वो चलेंगे, उन्हें फियर ऑफ फॉल हो रहा है, तो वो हमारी ओपीडी विजिट कर सकते हैं। हम एम्स दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग में हमारा ओपीडी होता है ग्राउंड फ्लोर पे, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 2 PM, और जल्दी ही हमारा फॉल क्लिनिक भी स्टार्ट होने वाला है। सो आप वहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।